दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे हम सब जानते हैं, इस समय हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है और लगातार सभी अपने-अपने अनुमान के अनुसार, अपने-अपने अनुभव के अनुसार और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि हरियाणा में किसके हाथ कौन-सी बाजी लगेगी इस बार। और हरियाणा चुनाव में शह मात्र खेले राजनीतिक पार्टियां लगातार उसको अपने-अपने हिसाब से धार देने में लगी हुई हैं। और इसीलिए वजह से हरियाणा का चुनाव बड़ा रोचक चुनाव हो गया है। विभिन्न कुछ ऐसे कारण हैं जो हरियाणा चुनाव में इस बार दिखाई दे रहे हैं। एक तो 10 साल की सरकार भाजपा की सरकार रही है और उनके प्रति जो एक नाराजगी का भाव है लोगों के अंदर, वह भी सामने बड़ा स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि प्रकट हो रहा है। वहीं बीजेपी ने जिस तरह से वहाँ गठबंधन की राजनीति को नया स्वरूप आकार देने की कोशिश की है, जिस तरह से इनेलो, बसपा, गोपाल कांडा के बीच गठबंधन हुआ है, दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर रावण के बीच गठबंधन हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है कहीं न कहीं बीजेपी का इसमें अपरोक्ष रूप से हाथ है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ केवी पंडित जी जुड़े हुए हैं, हरियाणा से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नरेश चौहान जी भी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर संतोष दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद भी और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे बड़ी ख्याति उनकी हरियाणा के अंदर है। कुरुक्षेत्र से वो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। जी, तो सबसे नमस्कार। पहले मैं डॉक्टर संतोष जी के पास ही आता हूँ। संतोष जी, आपको क्या लगता है हरियाणा के चुनाव अब, क्योंकि लगातार वहां पे सक्रियता बढ़ गई है राजनीतिक दलों की, चुनाव क्योंकि अपने शिखर पर जाता दिखाई देता है इस समय। विभिन्न तरह की राजनीतिक पार्टियों के जो समीकरण है वह भी उसको वह धार दे रहे हैं विभिन्न तरह से, अपने अपने नए नए समीकरण। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो छोटे छोटे गठबंधन बने हैं हरियाणा के अंदर, उसके पीछे भी बड़ी राजनीति कही जा रही है। तो क्या लगता है आपको पूरे हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में इस समय हरियाणा में किस तरह का राजनीतिक जो मूड है लोगों का, किस तरह से देख पा रही हैं आप, और राजनीतिक दिशा किधर जा रही है हरियाणा की? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए प्रशांत जी, हालात हरियाणा में वैसे ही हैं जैसे लोकसभा के समय थे। क्योंकि उस वक़्त भी लोग चाहते थे बीजेपी को भगाना और ऑपोज़िशन को सत्ता देनी। हालाँकि 5-5 सीटें रही दोनों तरफ, लेकिन वो लड़ाई कांग्रेसियों से ज़्यादा आम जनता ने लड़ी थी। क्योंकि लोग सरकार से निजात पाना चाहते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि लोगों की ऐसी समस्याएँ थी जो सरकार ने उनको अनसुना किया। किसान 13 महीने तक धरने पर बैठे रहे, 750 किसानों की शहादत हो जाती है, महिला पहलवानों को घसीटा जाता है, उनकी एक बात ना सुनी जाती, उसके बाद उन्हें कुचला गया और उन्हीं के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई। और उन्होंने जब सबसे बात की उसके बावजूद भी कोई उनकी कहानी जो है वो कहानी बनकर रह गई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके बाद उन बच्चियों को किस तरह से ट्रायल के लिए रोका गया। पहले उन्हें ट्रोल किया गया, ट्रायल नहीं देना चाहती, फिर ट्रोल किया गया, वो नेशनल नहीं खेलना चाहती, वो ट्रायल भी दी, उन्होंने नेशनल भी वो खेली। फिर उनको उसके वेट में नहीं जाने दिया, उसके सामने एक चैलेंज रख दिया कि तुम 50 में जा सकती हो, 53 में हमने किसी और को सेलेक्ट कर लिया, फिर वो 50 में गई और 50 में जाने के बाद वहाँ पर एक दिन में 3 महान खिलाड़ियों के साथ उसकी बाउट होती हैं और वो तीनों बाउट्स जीत जाती हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश उसके साथ हुई है, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को। सिल्वर मेडल तो उसके हाथ में था, लेकिन वो सिल्वर भी उसे नहीं देने दिया गया, किन्हीं कारणों से। वेट इंक्रीज़ हुआ, वो ठीक है। सारी चीज़ें ठीक है, मैं वहाँ पढ़ना ही नहीं चाहती कि वेट क्यों बढ़ा, कम क्यों नहीं हुआ, स्वेटिंग क्यों नहीं आई। वो एक जाँच का विषय है, वो एक अलग तरह से उसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बीइंग ए खिलाड़ी, मैं ये बता सकती हूँ कि वहाँ जब हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, तो डिहाइड्रेशन हो गई थी और जो इनके साथ जो लोग थे, जो हिंदुस्तान से गए हुए थे, जो इनकी जो कमेटी थी, तो वो एक ही उनको लेटर लिखना था कि हमारी जो खिलाड़ी है वो डिहाइड्रेटेड है और वो एडमिट है हॉस्पिटल में, वो वेट देने की अगली बाउट खेलने के लायक नहीं है, इसलिए हम वहाँ से विथड्रॉ करते हैं और वहाँ उसका वो सिल्वर मेडल यूँ का यूँ उसको मिल जाता। लेकिन वहाँ भी एक बड़ी साजिश हुई। उसके बाद वो खिलाड़ी, जब वो पूरा पैनल खिलाड़ियों का आता है, पूरा वो ग्रुप आता है, कंटिजेंट जो आता है, उस वक़्त उस विनेश को नहीं आने दिया गया। वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से बात होनी थी, उनसे मिलना था, प्रेसिडेंट जी से मिलना था, उसको वहाँ रोके रखा, उस जो वो मेडल के चक्कर में, और 16 को उसकी फ्लाइट की गई। ये एक बहुत बड़ा एक साजिश उस बच्चे के अगेंस्ट की गई, तो लोग उससे बड़े आहत हैं कि कितनी तो बड़ी इसका स्टार पूरा खिलाड़ी क्या जिसने जिसने संतोष जी, इसका इतनी पूरा बार हरियाणा के चुनाव में क्या असर देख पा रहे हैं इस पूरे एपिसोड का? हरियाणा के मैं चुनाव में कुछ असर है?
जी, जी, प्रशांत जी, मैं इसी को समअप कर रही हूँ कि ये जो भावनाएँ लोगों की आहत हुई, उसी के कारण वो जमावड़ा, वो लोगों का जनसमूह जब विनेश आई, तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने उसका जन समर्थन किया और लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। ये जो चीज़ें हैं, किसान आंदोलन है, खिलाड़ी है, अग्निवीर है, ये ऐसी जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है अग्निवीर को लेकर भी, ये जो चीज़ें हैं, ये हरियाणा में बहुत ज़्यादा इनके लिए हानिकारक है और इसका नुकसान हरियाणा में बीजेपी को बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। मैं अगर ग्रास रूट लेवल पर बात करूँ, तो मैं किसी से भी बात करती हूँ, वो कहते हैं, "नहीं जी, बीजेपी नहीं चाहिए अब बीजेपी नहीं चाहिए।" ये लोगों के शब्द हैं, जो लोग सारा दिन एक-दूसरे से बात करते हुए, फ़ोन करते हुए या दिनचर्या में जो एक रूटीन में आम भाषा जो होती है, वो लोग इस तरह से लोगों से बात करते हैं, बीजेपी नहीं। बीजेपी नहीं का मतलब है कि बीजेपी जा रही है, क्योंकि हरियाणा में हालात बीजेपी के बहुत खराब हैं। इसका असर बहुत ज़्यादा बीजेपी के ऊपर ज़्यादा पड़ा है। जी, जी। जी, जी, जैसा आपने बताया कि हरियाणा में बीजेपी के सामने चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और आपने विनेश फोगाट का बताया प्रकरण कि वह भी बहुत असर हरियाणा चुनाव में दिखाई देता है उसका। साथ ही अग्निवीर का मुद्दा है या तमाम तरह के किसानों के मुद्दे हैं। तो मैं केवी पंडित जी के पास आता हूँ, आपको क्या लगता है पूरे हरियाणा के चुनाव की अभी बड़े समय से हरियाणा की राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है, राजनीति के अनेक कालखंड आपने हरियाणा के देखे हैं। तो वर्तमान जो परिस्थितियाँ हरियाणा के चुनावों की, उसकी दिशा और दशा को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? और जो गठबंधन बने हैं छोटे-छोटे, इनके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि किस तरह से इनका क्या रोल हरियाणा चुनाव में कुछ प्रभावी हो सकता है या केवल कमजोरी साबित होंगे गठबंधन? क्या लगता है आपको? देखो, इस समय हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें कई चीज़ें अनोखी हो रही हैं। क्या अनोखी हो रही है इस चुनाव में? इस चुनाव में ये है, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है, अब बीजेपी को एक बेनिफिट रहता था, वो जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनसे सहयोग मिल जाता था। जैसे पिछली बार सरकार बनी, दुष्यंत को 10 सीट मिली, उसने 1 मिनट लगाई रातों रात, या तो यमुना पार भेज रहा था बीजेपी को, लेकिन जब बीजेपी का सहयोग बन गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। इस बार ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि चाहे लोकदल है, चाहे जेजेपी है, चाहे उन्होंने गठबंधन किया किसी के साथ, किसी के साथ, अब उनकी कोई खास अहमियत नहीं है। हाशिए पर है ये पार्टी। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो हमारी संतोष बहन जी ने बताया, वो बात ठीक है। सरकार विरोधी माहौल है। कहीं किसान नाराज हैं, कहीं पंच सरपंच नाराज हैं, कहीं सरकारी कर्मचारी नाराज हैं, कहीं आंगनबाड़ी वर्कर नाराज हैं, कहीं आशा वर्कर नाराज हैं, और बेरोजगारी और महंगाई तो है ही मुद्दे। तो ये सारे मुद्दे मिला के बीजेपी के अगेंस्ट। और एक चीज नई डेवलपमेंट ये हुई, अब 9.5 साल जिसने राज किया, मनोहर लाल खट्टर, उस खट्टर ने जैसे टिकटें बांटी, बगावत होगी बीजेपी में, और जगह जगह ले लो हो गया, बीजेपी में भगदड़ मच गई। कोई बीजेपी छोड़ रहा है, कोई कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है, कोई विरोध में और किस कहीं जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये एक नया खेल है, पहली बार हो रहा है। जिसने 9.5 साल राज किया, प्राइम मिनिस्टर की पहली रैली कुरुक्षेत्र में हुई, ना तो उसमें बैकड्रॉप में उसका फोटो लगा था, ना ही उसको बुलाया गया। और उससे पहले मनोहर लाल खट्टर को जब बैकवर्ड क्लासेस की रैली हुई, जिसमें अमित शाह आए थे, वहां भी खट्टर साहब को नहीं बुलाया गया। मुझे ये लगता है कि हाईकमांड की ये समझ में आ गया, खट्टर साहब को जितना घुमाएंगे वो नुकसान तो कर सकता, फायदा नहीं कर सकता। तो एक तो चीज सीधा ये है, सत्ता विरोधी लहर है, और सत्ता विरोधी लहर होने से अब बीजेपी को स्टार प्रचारक नहीं रहा, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड में चले गए। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, जिनको मुख्यमंत्री 3-4 महीने पहले बनाया है, वो स्थापित नहीं हुए। तो मुख्य प्रचारक कौन होगा स्टेट लेवल पर? क्योंकि मोदी और हाई कमांड की वो वजन नहीं रहा जो पहले था। क्योंकि अगर मोदी का वजन होता तो ये मरमरिंग हुई थी, ये नहीं होती जो हुई खलबली। और तीसरी चीज एक और हुई, नई घटना घटी, वो ये है, मनोहर लाल खट्टर ने ये ऐलान कर दिया, अगला मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी होगा। ये बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड क्लासेस के
दूसरे बड़े नेता राव इंद्रजीत ने कहा मैं भी बैकवर्ड क्लासेस हूँ, मुझे मेरे नाम पे क्यों नहीं विचार हुआ। उन्होंने अपना विरोध आपकी आवाज बंद हो गई नाराजगी पंडित जी। दिखाते हुए ये कहा, अब भी हमारा जो जी मैं नरेश जी के पास आता हूँ। नरेश जी, आपको क्या लगता है, जैसे केवी पंडित जी ने भी बताया और संतोष जी ने भी हमने कांग्रेस को मजबूती दी ना, हमने बीजेपी को मजबूती दी, हमारी वजह से सरकार बनी और सरकार में हमारा हिस्सा नहीं रहा। तो ये जो नई बात हुई उसका रिजल्ट ये निकला। अब चीफ मिनिस्टर का नाम का नया खाता खुल गया और जो एक और नाराज नेता थे, अनिल विज, पुराने नेता थे, उन्होंने कहा कि मैं भी चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार हूँ। भी उम्मीदवार शायद कोई तकनीकी समस्या शायद आ रही है उनके साथ। लगेगा जब मैं आऊंगा। तो मैं नरेश जी के पास आता हूँ। नरेश जी, आपको क्या लगता है, हरियाणा का चुनाव है बड़ा एकदम रोचक तो बना हुआ है, और साथ ही हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है पिछले 10 साल से अगर हम देखें, जैसा कहा जाता है कि जाट केंद्रित पूरी हरियाणा की राजनीति होती है, ऐसे में गैर जाट का जो दाव बीजेपी ने राजनीति में हरियाणा में खेला था 10 साल से, तो वह उसमें सफल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री उसके पश्चात। तो ऐसे में जो वहां की जो राजनीति है जाट गैर जाट की, इस समय उसकी क्या राजनीतिक रूप से किस तरह की पूरी पृष्ठभूमि आप देख पा रहे हैं, किस तरह का उसमें चुनाव में कितना उसका प्रभाव देख पा रहे हैं आप, नरेश जी? देखो ऐसा है कि इसमें पिछले 10 मोटी साल बात है, बीजेपी का ये प्रयास है अब वो जाट नॉन जाट का इशू बने, लेकिन फिलहाल वो इशू अभी बना नहीं है। लेकिन बीजेपी प्रयासरत है, क्योंकि कांग्रेस में जो सबसे कदावर नेता है उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कास्ट भी जाट है। कैमरा बंद है आपका, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑफ है। प्रशांत जी, जैसा आपने बताया और जो माहौल चल रहा है पिछले 10 साल से देश में और प्रदेश में, तो ये कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट का खेल है भारतीय जनता पार्टी का। तो 10 साल का समय बहुत बड़ा होता है, तो एकदम आदमी ऊब जाता है और मतदाता बहुत जागरूक हो रहा है दिन प्रतिदिन। 77 साल हो गए, अमृत काल भी जा चुका अब आजादी का, और हरियाणा का मतदाता उसका मिजाज और मूड अलग ही है प्रशांत जी। मतलब वो बाकी देश दुनिया से हटके है, क्योंकि वो संपन्न है, वो सशक्त है, वो मजबूत है, वो भाईबंदी में तो कुछ भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन धींगा मस्ती में वो पटकनी दे देता है। तो इतिहास भी रहा है, 1966 में हरियाणा बढ़ा, कोई भी गवर्नमेंट गठबंधन पार्टी तीसरी बार रिपीट नहीं हुई है। 68 में कांग्रेस बंसीलाल थे, 72 में बंसीलाल थे, कांग्रेस थी, लेकिन 77 में सुपड़ा साफ कर दिया। फिर 77 से 82 कांग्रेस, 80 82, लेकिन 87 में फिर उस कांग्रेस का भजनलाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ कर दिया। 2005 में, 2009 में, फिर 2014 में इस कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ कर दिया। अब 14-19 के बाद 24 में हरियाणा के मतदाता का जनमानस जो है वो बीजेपी गठबंधन और इस जुगाड़ का सुपड़ा साफ करने का मानस बना चुका है। तो ये नैरेटिव जाट नॉन जाट, ये बीजेपी का नैरेटिव हो सकता है, उनके प्रयोग रहे होंगे 10 साल 9 साल, लेकिन हरियाणा के मतदाता के मन में अब बड़ी पिक्चर क्लियर है। 25 तारीख के बाद जैसे जैसे चुनाव उठेगा सारी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी।
निर्दलीय गठबंधन, मल्टी कॉर्नर, ये सब चीजें इनकी इवेंट मैनेजमेंट के तहत बैठाई गई हैं, करी गई हैं। लेकिन ये सब 25 तारीख तक इनको जो फंडिंग दी जा रही है वो भी खत्म हो लेगी, इनकी अपनी जो खुराक है वो भी खत्म हो लेगी, और फिर असली रंगत चढ़ेगी चुनाव की। और उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन, और बहुत अच्छे ढंग से परिवर्तन। लोकसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले होके चुका है, उसमें 5-5 सीटों पर आ टिकी, लेकिन हकीकत में वो 8-2 का रिजल्ट था। वहां कहीं ना कहीं जो डील होती है ना, 3 सीटों पर डील की गई। अभी मैडम ने जैसे बताया कि भाई जनता ने लड़ा था चुनाव पार्लियामेंट का, वो पार्टी वालों ने तो डील करी थी, वहां 3 सीटों का नुकसान हुआ उस डील की वजह से। अब भी टिकट बंटवारे में डील हो रही है, डील की गई है 100 करोड़ रुपए की विधानसभा की टिकट। मतलब ताज्जुब होता है, पर हमें यूं ताज्जुब नहीं होता कि भाई यहां हमारे पास संपन्न है, कैंडिडेट भी संपन्न है, वो कोई अपनी जमीन बेच के नहीं दे रहा, उनके पास भी 2 नंबर का पैसा पड़ा है, तो वो खप भी रहा है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जनता ने तय कर लिया है और वो एक्सपोज भी हो चुकी है उनकी डील। तो अब भी जो टिकटों के बंटवारे में डील हुई है और जो गड़बड़ हुई है, उसको भी हरियाणा का मतदाता सेट कर देगा, और कंफर्टेबल में भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा, और कांग्रेस को आ रही है ऐसा नजर आ रहा है। जी जी, बड़ा आपने स्पष्ट रूप से बताया कि हरियाणा का जो चुनाव है क्या उसकी दिशा दिखाई देती है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बनता बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रहा है। तो मैं संतोष जी के पास हूँ। संतोष जी, क्योंकि आप लगातार एक मतलब युवाओं से जुड़ी रहती हैं कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और लगातार आपका सीधा संवाद छात्रों के साथ होता रहता है, तो जो युवा पीढ़ी है हरियाणा की, उसकी राजनीतिक सोच किस तरह से प्रदर्शित होती है, वह अपनी मतलब किस तरह के राय बना रहे हैं राजनीतिक रूप से, जैसे कुछ चर्चा आपकी अगर उनसे होती है। और साथ ही राहुल गांधी का सुबह सुबह हरियाणा के जगह जाना, करनाल में शायद गए थे वो, वहां जो अमेरिका में एक उन्हें ट्रक ड्राइवर से उनकी मुलाकात थी, तो उसके परिवार से सुबह सुबह कल वो 6 बजे पहुंच गए उसके परिवार से मिलने के लिए। तो उसका जो वहां पे मतलब किस तरह से प्रतिक्रिया लोगों के सामने आई है, राहुल गांधी का सीधा वहां जाने, परिवार के अंदर मिलना, जिस तरह से उनकी माता बड़ी भावुक हो गई थी राहुल गांधी से मिलकर, उनके भाई भी, मतलब उसका क्या एक प्रतिक्रिया लोगों के अंदर है, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, पहली बात तो युवाओं की आपने पूछी, और युवाओं का जो एक उनके साथ जो धोखाधड़ी मैं कहूंगी हो रही है पिछले लंबे समय से, वो फॉर्म भरते हैं और उसके बाद जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक आउट हो जाता है। और कई बार तो ऐसे हुआ कि पेपर देने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग जहाँ पर उनका जो सेंटर आया हुआ था वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता लगा कि पेपर तो आउट हो चुका है, कैंसिल हो गया पेपर। तो ये जो बार-बार लीक हो रहे हैं पेपर, बार-बार आउट हो रहे हैं पेपर, बार-बार अप्रोचेस के साथ पोस्टें भरी जा रही हैं, तो ये जो है वो युवाओं को बीजेपी से दूर कर रहा है, और लगातार बीजेपी से यूथ जो है वो हताश होकर, निराश होकर दूरी बनाए हुए है, और उनको ये लगता है कि अब क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो बीजेपी में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां से यूथ छटक रहा है। और दूसरी आपने सवाल किया कि जो राहुल जी आए करनाल के घोगड़ीपुर गांव में, घोगड़ीपुर गांव में प्रशांत जी 5 बजे राहुल जी पहुंच गए थे, 5 बजे उनके पास सिक्योरिटी वाले आ गए थे और 6 बजे, पौने 6 बजे राहुल जी पहुंच गए थे। इसमें जो सबसे खास बात ये है प्रशांत जी कि इतने बड़े नेता किसी घर में आते हैं बिना किसी आडंबर के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी सोशल मीडिया पे जो तामझाम करते हैं वो सब उसके बिना बिल्कुल साइलेंटली घर में आते हैं और केवल परिवार के लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं। इससे कितना बड़ा मैसेज गया है कि जिन्होंने यूएसए के एक बच्चे, यूएसए में जो एडमिट है बच्चा हॉस्पिटल में, उससे मुलाकात की राहुल जी ने, और राहुल जी ने वहां वादा किया कि मैं जब हरियाणा जाऊंगा
तो मैं आपके घर जरूर जाऊंगा। और यूएसए में किया गया वादा राहुल जी ने निभाया और वो सुबह सुबह घोगड़ीपुर में आए, उनसे मिले। और कई 4-5 ऐसे परिवार और थे जिनके बच्चे भी यूएसए में थे, उनसे भी वहां वादा किया था, उनके पेरेंट्स को भी यहाँ घोगड़ीपुर में बुलाया था कि वो भी मिले। बाकी गांव से कोई लोग नहीं थे, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था, लेकिन उसे एक इतना बड़ा मैसेज गया कि वो अपने शब्दों के कितने धनी हैं। यहाँ तो जब अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो भी कैमरों का एक बड़ा जमावड़ा साथ लेकर जाते हैं, उसको प्रसारित किया जाता है कि मैं अपनी माँ से आज मिला। जब वहां गए थे इसमें अमरनाथ यात्रा की गुफा में बैठे थे, वहां कितने एंगल से घेरा हुआ था और कितने एंगल से फोटोग्राफी हुई थी। मेडिटेशन में बैठते हैं तो कितने सारे कैमरों ने उन्हें कैप्चर किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत बड़ा मैसेज राहुल जी ने दिया है, बिना किसी रैली के, बिना किसी जमावड़े के, बिना किसी भीड़ के, बिना किसी तामझाम के उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मैं ग्रास रूट लेवल पर काम करता हूँ और लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, मैं अपना धर्म निभाता हूँ और जो मैंने वादा किया उसको मैंने निभाया। ये बहुत बड़ा मैसेज प्रशांत जी राहुल जी ने दिया है। और राहुल जी ने देखा होगा कि जो यात्रा उन्होंने की थी, पैदल यात्रा जो उन्होंने की थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तब उन्होंने, आपने देखा होगा कि वो कहीं पर भी किसी से भी, कोई मैला है, कुचैला है, शाही लगी है, ग्रीस लगा है, वो कोई भी आ रहा था पौड़ी भर रहा था। कैसे महिलाएं सिर्फ पुचकार रही थी, बच्चियां चिपट रही थी भाग भाग के, बच्चे अपने गुल्लक दे रहे थे कि आप आओ। देखिए प्रशांत जी, अब लोग ऊब चुके हैं ऐसे नेताओं से जो केवल दिखावा करते हैं, लोगों की धरातल पर कोई काम नहीं करते, लोगों की कोई बात नहीं सुनते और तानाशाही जैसा एक माहौल बना दिया है, उसको कतई लोग बर्दाश्त नहीं करते। अब सैनी साहब की बात आ रही थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री कहूंगी मैं, क्योंकि अब वो कार्यवाहक जो है केवल हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, तो उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी। जैसे ही अभी सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्होंने बड़ा लेट मुख्यमंत्री उनको ये पद दिया गया, मतलब उनको ये मुख्यमंत्रीशिप कहूंगी मैं, मतलब चीफ मिनिस्टरशिप जो की है ये बहुत लेट दी। और इन्होंने सोचा था कि हमें जो पिछले 9.5 साल से हमारा जो विरोध हो रहा है वो शायद यहाँ पर हम पैसिफाई हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जैसे ही शपथ ली, आपने देखा, मैंने एक वीडियो उनको देखी थी, और वो जो अधिकारी हैं उनको डांट रहे हैं, लिटरली डांट रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि तुम बाज आ जाओ और तुम कहने से काम कर लो वरना तुम्हें मैं देख लूंगा। ये शब्द मैंने सुने तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ था कि ऐसी बातें बोलने के लिए तो मनोहर लाल खट्टर जी बहुत थे, उन्होंने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कहा हरियाणा वाले तो कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं, ऐसी बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन आप भी आते ही ऐसा ही बोलने लगे। और अभी जो उनकी स्टेटमेंट आई है ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जितने कर्मचारी हैं ये बीजेपी को वोट दे देना, वरना 8 तारीख के बाद थारी चूड़ी टाइट कर दूंगा। ये शब्द हरियाणा में कोई भी ना सुना है प्रशांत जी। मतलब आप प्यार से तो जान ले लो किसी की, अभी बिल्कुल चौहान साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, प्यार से तो आप जान ले लो, लेकिन अगर आप बराबरी करोगे, मुकाबला करोगे, आप उनको दबाने की कोशिश करोगे, कुचलने की कोशिश करोगे, तो हरियाणा के लोग नहीं सुनते, नहीं दबते हैं। और जब ये मैसेज उनका गया कि मैं थारी चूड़ी टाइट कर दूंगा 8 तारीख के बाद, 8 तारीख आने तो दो, 8 तारीख को आपको मौका ही नहीं देंगे लोग। और इनकी अपनी सीट, मैंने बल्कि इनको कहा भी कि आप अपनी सीट को तो बचाइए लाडवा में। आपने 2 महीने पहले करनाल से सीट जीती थी, आप वो छोड़ के भाग गए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पोजीशन वहां भी अच्छी नहीं है और वहां से आप लाडवा आ गए हैं। लाडवा में मैं आपको बता दूं प्रशांत जी, सैनी साहब के लिए बहुत कठिन रहा है। क्यों? क्योंकि संदीप गर्ग हैं जो बीजेपी से ही तैयारी कर रहे थे और बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, वो आज इंडिपेंडेंट खड़े हैं और बहुत बड़ा डेंट वो गर्ग मारेंगे सैनी की वोटों पे। तो यहाँ पर भी बहुत मुश्किल है उनकी राह, आसान नहीं है। और ऊपर से ऐसे शब्द जो तानाशाह जैसे शब्द वो उनका प्रयोग कर रहे हैं, ये अपने ताबूत में कील गाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी भाषा कोई नहीं सुन रहा है, तो ऐसी भाषा कोई सुनना चाहता भी नहीं हरियाणा में। तो जो खिलाड़ी हैं वो परेशान, यूथ है वो परेशान, पेपर उनके लीक हो रहे हैं, जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं रोज। इतना संपन्न होता है हरियाणा पंजाब, तो उसमें भी आज हालात ऐसे हैं कि लोग सुसाइड करें। बेटियों की इज्जत की तो आप पूछो ही ना, कैसे तार तार हो रही है रोज के हालात है प्रशांत जी। कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती, कोई बात नहीं करता है।
कोई इस पर चर्चा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में अगर बेटियों के साथ हो जाता है तो हरियाणा में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हरियाणा में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा मान सम्मान अगर किसी को दिया जाता है वो बहन बेटी को दिया जाता है। और ऐसे में जब वो वीडियो वायरल हुई तो वो मतलब वीडियो नहीं, खून खोल देने वाला मतलब मसला, और उस पर देश के उच्च स्थान पर बैठे लोग चर्चा भी ना करें, बात भी ना करें, वहां की सरकार कोई अपनी जिम्मेदारी ना ले। और मतलब मैं तो हैरान हूं किस तरह से लिपापोती की गई, तो उनका असर पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है प्रशांत जी। जैसे ही राहुल करनाल में आए और तुरंत वीडियो डली और उन्होंने अपनी जो फोटो है, जिन्होंने बात करी, उन्होंने वायरल की, और एक विद इन सेकंड वो चीजें जो है लोगों तक पहुंच जाती है। तो मणिपुर बहुत दूर नहीं है हमसे, वो चीजें भी जी हाँ वायरल हुई हैं और सब चीजें सबके सामने आई है। तो लोग बड़े दुखी हैं प्रशांत जी लोगों इनसे सत्ता से, क्योंकि देखिए सत्ता जो है वो लोगों के लिए है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये लोग या तो तानाशाही दिखा रहे हैं या लोग मनमर्जी कर रहे हैं। पहले 3 कानून ले आते हैं और जब धरने पर बैठे रहते 13 महीने तक सुध ना लेना किसानों की, मतलब ये तो इंतहा है। 13 महीने तक मतलब कोई इंतजार कर सकते कोई गवर्नमेंट, जब उसका अन्नदाता धरती पुत्र वहां बैठा है, सर्दी भी आ गई, गर्मी भी आ गई, बरसात भी आ गई, और उसके बाद इन्होंने किया क्या? इन्होंने सड़कों पे दीवारें खड़ी कर दी, कील गाड़ दी, आम जन के लिए रास्ता रोक दिया ताकि आम जन किसानों के विरोध में खड़ा हो जाए। ये सबसे बड़ा जो है ये एक दूसरे से भिड़ाने का काम ये करते हैं। और मैंने कई जगह पर देखा कि जैसे टिकरी बॉर्डर पर जो लोग बैठे थे, किसान बैठे थे, वहां जो आम जन थे, आम जन नहीं थे, वो बीजेपी के आईटी सेल के लोग थे, वो उन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। और वहां किसानों को बदनाम किया जा रहा था कि किसान नागरिकों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है। अरे किसान क्यों मारेगा पत्थर? किसान को पत्थर मारने का मतलब ही नहीं है। वो केवल इन्होंने ये क्लैश इसलिए दिखाना है क्योंकि लोगों को किसानों के प्रति नफरत पैदा हो, ताकि जनता खड़ी हो जाए, मुद्दे आमने सामने की लड़ाई हो जाए। तो मुद्दों ये से इस तरह भटकाने का के चाले तरीका पर होता है। चलते हैं। अब ये लोग समझ चुके हैं और अब इनकी बातों में आने वाले लोग नहीं हैं। जी, जी, जी। जब बड़े विस्तार से आपने बताया कि जैसे कि आपने महिला सुरक्षा की बड़ी बात कही कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और हरियाणा में भी उसका कहीं न कहीं उसका लोगों के अंदर ज़हन में उन बातों को भी है कि किस तरह महिला सुरक्षा एक गंभीर मसला है सभी जगह के लिए। और मैं केवी पंडित जी की बात प्रशांत सुनूँ जी, तो आपको एक चीज और प्रशांत जी, एक चीज और कहूंगी, केवल महिला सुरक्षा नहीं, रोज फिरौती हो रही है, रोज कत्ल हो रहे हैं हरियाणा में, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। क्राइम भी एक बड़ा विषय है, क्राइम भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम जन की सुरक्षा हमेशा ही एक मुख्य एक ऐसा मुद्दा रहता है जिसपे आम आदमी की चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक सी बात है और सरकार से वो अपेक्षा भी करता है कि उसकी जो जान माल की रक्षा सरकार का दायित्व वो उसकी कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करे कि वह सुरक्षित अपने को महसूस कर सके। तो मैं केवी पंडित जी के पास आता हूं, आपको क्या लगता है जैसे नायब सैनिक अभी संतोष जी ने उदाहरण दिया और नरेश जी ने भी कहा था कि जो गठबंधन बने उनका कोई मतलब वो धरातल पर का कोई असर नहीं होगा और जनमानस एक विचार बना चुका है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के जो सत्ता 10 साल की रही है उससे नाराज होकर एक विचार उसका डेवलप हो चुका बन चुका मजबूती से। तो जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है उसमें क्या केवल दो तरफा चुनाव होने जा रहा है या भाजपा या कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है उनके अस्तित्व के लिए बड़ा एक संकट है ये चुनाव, क्या लगता है आपको? देखो जो चुनाव है हरियाणा का, इस समय मैंने शुरू में बताया था गठबंधन की राजनीति से ऊपर उठ गया है। कारण के तक लोक दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया और फिर कांडा के साथ भी गठबंधन कर लिया। उधर जेजेपी ने गठबंधन किया, आजाद वो रावण की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन किया। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इन चारों दलों को इंक्लूडिंग आम पार्टी को 2-3% वोट ही मिले, 2 से नीचे नीचे थे, 1 भी हो सकता है इनका। तो अब वो पार्टियां जनता के बीच बची नहीं। अब वो मुद्दे उठा रहे हैं, उनके बारे में ये प्रसिद्ध हो रहा है वोट कटाऊ पार्टियां हैं ये। बीजेपी इनको इसलिए सहारा देती है कि ये किसान वर्ग की वोट ले लें, क्योंकि देवीलाल जी किसान वर्ग के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उन्हीं के नाम पे ये भुना रहे हैं अपनी बात। तो वो वोट कटाऊ पार्टी के रूप में है। उनका बीजेपी का उदाहरण ये है कि बीजेपी कुरुक्षेत्र में जब लड़ा
और आम पार्टी ने चुनाव लड़ा तो अभय चौटाला बीच में आ गए वहां, हालांकि उनका कोई आधार नहीं था, लेकिन उन्होंने 50-60 हजार वोट ली और उससे बीजेपी जीत गई। तो अब ये पुराने अनुभव से ये बीजेपी बार बार ये चाह रही है, पहले उन्होंने प्रयास किया जाट नॉन जाट का इशू बने, नहीं बना, फिर उन्होंने कहा कि वोट कटाऊ पार्टियों को आगे ला के इनको फाइनेंस करके इनको आगे लाया जाए, वो भी मुझे सफल होती नजर नहीं आ रही। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जिसके लिए बीजेपी का एकमात्र नेता जिम्मेवार है जिस हालात के लिए, उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने 9.5 साल राज किया और उसकी साल करने का जो काम करने का जो तरीका था, उससे हरियाणा की जनता नाराज थी। मैंने शुरू में बताया, कहीं किसान नाराज हैं, कहीं सरपंच नाराज, सरकारी कर्मचारी नाराज हैं, आशा वर्कर दूसरे, और महंगाई बेरोजगारी तो है ही। वो एक माहौल, सत्ता विरोधी माहौल हरियाणा में बना हुआ है। अब देखने की बात ये है कि चुनाव में एक चीज और कर रहे हैं, वो कितने कामयाब होते हैं कि नहीं होते। अब कांग्रेस में कई गुट हैं, उन गुटों में भी आपस में फूट डालने का प्रयास कर रही है बीजेपी, और कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इस फूट डालने के प्रयास को फेल करती है, उस पर सारा कुछ निर्भर करेगा हरियाणा की राजनीति का। क्योंकि एक चीज सुस्पष्ट है, अब हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर है 10.5 साल का, और उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल है श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, और चुनाव प्रचार से वो लगभग अलग थलग पड़े हैं अब। और दूसरी चीज ये है कि जो वोट कटाऊ पार्टी जिनको इस्तेमाल करती रही है, उनकी हैसियत खत्म होगी राजनीतिक रूप से। आपने अचंबा होगा, तो देवलाल के नाम पे जो पार्टियां बनी, जिनके देश की, हरियाणा की दिशा तय होती थी जिनकी राजनीति से, आज वो हाशिए पर हैं दोनों। तो इसलिए क्या है कि आज समय कांग्रेस की जिम्मेवारी ज्यादा बन गई। अब वो अपने अंदर जो उनमें अंतर विरोध है, गुटबाजी है, उस पर कितना वो काबू पा सकती हैं और नियंत्रण करके कामयाब हो सकती हैं। जनता को एक मैसेज तो देना ही पड़ेगा, और मुद्दे भी उनके फेवर में, जैसे उन्होंने आम जनता को खुश करने के लिए कहा, अब 6,000 पेंशन देंगे वृद्धों को, ये 10 साल में 3,000 कर पाए। उन्होंने कहा भी हम जो है महिलाओं को 2,000 देंगे, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ा, हम 21,000 देंगे, 2,100 देंगे। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है, ऐसा लगता है कि इस समय एजेंडा डिक्टेट कर दी कांग्रेस, और डिफेंसिव है बीजेपी। उसी से अंदाजा लगाओ भी कांग्रेस आगे है, और लोग ये कहते हैं देसी भाषा में कहें तो पलड़ा भारी है कांग्रेस का। अब वो इकट्ठे होकर मिल के संयुक्त रूप मैसेज देकर जनता का माहौल तो है मूड बदलने का, उस मूड का कितना ये लाभ ले सकते हैं ये इन पर निर्भर करता है। लेकिन ये मान के चलिएगा, हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों को कोई महत्व नहीं रहा, कोई वजन नहीं है उनका, और वो मुझे लगता है कि इस बार भी 1-2% वोटर ले पाएंगे, क्योंकि दोनों में लड़ाई है, उनका चश्मा लोकदल का और उनका दूसरा चुनाव चिन्ह जो है चाबी, ये बच जाए, नहीं आए तो ये इनके निशान भी कट सकते हैं, चुनाव चिन्ह छीन सकते हैं, चुनाव आयोग ले सकता है। तो अभी ये देखने की बात है क्या रहेगा। लेकिन मोटे तौर पे इन्हें लमसम ये है, अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस में जो फूट की चर्चाएं हैं वो रोक पाए तो कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ऐसा समझिए। जी, आपने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि क्या माहौल है हरियाणा का। अच्छा, एक प्रश्न और आपके साथ में पूछना, उसके बाद मैं नरेश जी के पास आता हूँ कि रामविलास शर्मा हरियाणा के ऐसे नेता रहे हैं जो मतलब शुरुआत से हरियाणा में भाजपा के जड़े जमाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं रामविलास शर्मा हरियाणा भाजपा के। उनके साथ जो व्यवहार इन चुनाव के अंदर हुआ है, उसका क्या प्रभाव आप देख पाते हैं? जो बीजेपी के जो एकदम से पुराने जो कार्यकर्ता हैं, उनके पुराने नेता हैं, उसके अंदर उनके कुछ असर उस रामविलास शर्मा प्रकरण का दिखाई देता है? देखो, ऐसा है कि बीजेपी में सबसे कदावर नेता थे रामविलास शर्मा। जब ये खट्टर कहीं भी नहीं थे, उस समय रामविलास शर्मा बीजेपी के नेता थे। लेकिन इस बार खट्टर साहब का विरोधी होने के कारण
उनको खट्टर साहब ने बेइज्जती नहीं किया, उनकी टिकट भी कटवा दी। राव इंद्रजीत को भी कूने पर लगाने की कोशिश हुई। कैप्टन अभिमन्यु को भी 1 सीट तक सीमित कर दिया। ओपी धनखड़ जो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो भी केवल एक सीट मिली है उनको बादली की। अब अनिल विज की जो स्थिति है वो आपके सामने ही है। तो वो जो खट्टर साहब ने बीज बोए थे मोदी की तर्ज पर, जैसे मोदी ने मुरली मनोहर जोशी को लगा दिया, अडवाणी जी को लगा दिया, बाद में सिंधिया को, शिवराज चौहान को, फिर वो रमन सिंह को भी लगा दिया। उन्होंने सोचा इन सबको मैं लगा दूं। ये भूल गया कि हरियाणा की स्थिति दूसरी है। हरियाणा में जब वोट की राजनीति आएगी तो हर नेता की जरूरत महसूस होगी। वो बीजेपी के नेतृत्व की ये भूल रही। अब वो फुल्ली खट्टर साहब पे निर्भर हो गए और अब उनको वो दिक्कत महसूस हो रही है। अब हरियाणा में चुनाव कैंपेन एकजुट होकर कैसे चलेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब कुरुक्षेत्र में आए थे तो उनकी रैली कमजोर रही और उसमें मनोहर लाल जी का फोटो हटा दिए गए थे। अब प्राइम मिनिस्टर की रैली 25 या 26 को है, तो प्राइम मिनिस्टर का उसके बाद उत्साह नहीं रहा। अब इन्होंने जोर लगाया कि सारी जगह भीड़ इकट्ठी करो, पूरी सरकार की ताकत लगाओ। अब ऐसा लगता है तक सरकारी एम्प्लॉइज भी इनके काबू में नहीं रहे। ये जो अधिकार देते हैं ये करो वो करो, बहुत सी चीजें अनसुनी कर दी जा रही हैं। तो इस समय बड़ी विषम स्थिति से, विषम राजनीतिक माहौल से बीजेपी गुजर रही है और चुनाव के 10-12 दिन ही रह गए। अगर ये अपने आप को मैसेज नहीं दे पाए जनता के बीच तो उनका पीछे जाना और कांग्रेस का आगे आना लगभग निश्चित सा लगता है। जी जी, जैसा आपने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया कि हरियाणा का चुनाव की दिशा क्या है। और मैं नरेश जी के पास आता हूँ कार्यक्रम के अंत में। नरेश जी, आपने 2 सवाल मेरे हैं कि एक तो अहिरवाल क्षेत्र की बड़ी चर्चा हमेशा हरियाणा के चुनाव में रहती है, जिसे दक्षिण हरियाणा भी कहा जाता है, और उसमें राव इंद्रजीत सिंह ऐसे इस समय भाजपा के बड़े नेता के तौर पर पूरे हरियाणा बेल्ट को वह अपने हिसाब से लीड करते दिखाई देते हैं भाजपा के अंदर। तो ऐसे में जो उनकी नाराजगी की बातें थी, लगातार ऐसी बातें लोकसभा चुनाव से लगातार चल रही हैं कि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के साथ उनकी कहीं न कहीं ट्यूनिंग में गड़बड़ हो रही है और वे नाराज है राष्ट्रीय नेतृत्व से। हालांकि उनकी पुत्री को टिकट मिला विधानसभा का, लेकिन जो नाराजगी की चर्चे उनके हैं, क्या उसका अहिरवाल की पूरी बेल्ट पर, पूरा हरियाणा, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें तो बीजेपी को फायदा हुआ है। इस बार के चुनाव में वहां पर क्या आप समीकरण देख पाते हैं कि क्या अहिरवाल बेल्ट से भाजपा को नुकसान होने की संभावना है? और साथ ही जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, उनके आपस में समन्वय को लेकर तमाम तरह की बातें भी राजनीतिक हलकों में लगातार कही जाती है। उसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि किस तरह की उनकी ट्यूनिंग है, क्या कुछ मतभेद हैं या अब समन्वय स्थापित हो गया आपस में? नरेश जी। अहिरवाल में सबसे कदावर नेता हैं राव इंद्रजीत जी। वो केंद्र में मंत्री भी हैं। इस बार वो नाराज थे। अब उन्हें लंबे समय से राज्य मंत्री को रखा गया। जब मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट रैंक दे दिया गया तो उन्होंने अपनी ये नाराजगी खुलेआम व्यक्त करी और अहिरवाल में ये कहा, ये नोट कर लो अहिरवाल के लोगों, अब चीफ मिनिस्टर का रास्ता अहिरवाल से होकर जाता है। जब भी बीजेपी की सरकार बनी उसमें सबसे अधिक एमएलए हमने दिए जिताकर और हमें वो न्याय नहीं मिला। इस बार हम वो लेकर रहेंगे। तो इस बार राव इंद्रजीत को संतुष्ट करने के लिए 5 तो खुलेआम उसके समर्थकों को सीट दी और 2 सीटें ऐसी हैं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग से दी गई। तो 7-8 सीटें राव इंद्रजीत जी को मिली हैं। लेकिन असली प्रेस्टिजियस सीट जो है वो राव इंद्रजीत जी की बेटी आरती राव की है,
जो अटेली विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही है, वो सारा माहौल जो बनना चाहिए था अहिरवाल का अभी नहीं बना है। और ये चुनाव परिणाम ये साबित करेंगे कि राव इंद्रजीत का क्या प्रभाव है जनता में, वो पहले वाला प्रभाव रहा कि नहीं रहा, तो उसकी लड़ाई इस समय चल रही है। लेकिन अहिरवाल में कोई किसी भी बीजेपी के बड़े नेता की डिमांड नहीं है। उन्होंने ना तो ये कहा कि नायब सिंह यहाँ आवे, ना ये कहा दूसरे नेता यहाँ आवे, वो केवल अपने आप कमांड संभाले हुए हैं। तो ये अनोखी स्थिति है। अब पार्टी हरियाणा की कहलाती है, हरियाणा कोई नेता वहां नहीं जा पा रहा, यानी जा नहीं पा रहा या बुलाया नहीं गया, दोनों में से कोई ना कोई बात तो है। ठीक बात। और- नरेश जी आ गए। नरेश जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ जी, हाँ मैं जी, सुन रहा हूँ। जी अपनी बात पूरी करिए, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, हाँ। आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था 14 और 19 को इलेक्शन था, उसमें कहीं ना कहीं देश में प्रदेश में मोदी ऑरा प्रभावी था और एक दहशत का माहौल था, डर भय का माहौल था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने जनता ने ही वो डर भय का माहौल दूर भगा दिया। उस आजादी की वजह से राव इंद्रजीत सिंह भी अपना दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि ये दर्द बयां करके वो चाहते हैं कुछ सहानुभूति मैं वोटर्स की ले लूं। पकड़ धकड़ कुछ नहीं है राव इंद्रजीत सिंह की वोटरों पे। अभी जैसे पंडित जी बता रहे थे 5, 3, 8 कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 टिकट दी है राव इंद्रजीत सिंह के कोटे में, एक उनकी बेटी की और एक कोसली से उन्होंने सिटिंग एमएलए को हटा के एक अपने आदमी को, नए चेहरे को वहां बैठाया है। बिमला चौधरी को पटौदी से एक्स एमएलए थी, उसको टिकट अपना भी जुगाड़ होता है, जो एक बार एमएलए रह लेता है तो वो नहीं कह सकते। ओम प्रकाश यादव वो लगातार बढ़ना है वहां से नारनौल से और मंत्री भी था, उसको जुगाड़ से वो कैबिनेट में रहते हुए हर एक का अपना संपर्क है। राव साहब तो डॉक्टर बनवारी लाल को भी अपना कहते थे और कहीं ना कहीं था भी। कांग्रेस में उसको जिला अध्यक्ष बनवाने, वो भी कांग्रेस से राव साहब के साथ ही आया था, उसको पहले अपनाना। लेकिन जब वो कैबिनेट में है तो मुख्यमंत्री के साथ है। अब राव साहब को लगा कि भाई ये तो खट्टर के साथ है, बीजेपी के साथ है, उसका टिकट कटवा के एक नए डॉक्टर को उसी दिन इस्तीफा दिलवाया। अब उसको बेचारे को मझधार में डाल दिया। कुल मिला के अपनी एक सीट बेटी को अगर ये जितवा पाए तो यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो हालात अब पैदा हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो बड़े विकट हैं राव साहब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में 2014 में 11 की 11 सीट आई, 2019 में 11 में से 8 आई और आज की तारीख में 5 सीट आती हुई दिखाई दे रही हैं। 6 सीटें माइनस में जा रही हैं, बीजेपी के हाथ से निकल रही हैं। अभी तो चुनाव अपने चरम पर आएगा 25 तारीख के बाद, लेकिन शुरुआती रुझान जिसको कहते हैं उनमें ये पोजीशन अहिरवाल की है। जी जी, बड़ा आपने तो बता दिया कि हरियाणा का जो अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति की जो दिशा और दशा है किस तरह से आप बता रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तीनों के बीच में क्या जो मतभेद की बातें सामने आती हैं उसमें कितनी सच्चाई है? हरियाणा के अंदर क्या चर्चा उन तीनों को लेकर, और क्या आपस में समन्वय स्थापित होगा? जो दिल्ली में जिस तरह से राहुल गांधी कहा जाता है, राहुल गांधी तीनों को समझाया है कि कहीं भी हरियाणा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, आपस की लड़ाई तो बाद की चीज है। तो क्या आपको क्या लगता है कि तीनों बड़े? जी जी, प्रशांत जी, इनकी लड़ाई से ये खुल के भी लड़ ले ना
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैंने बताया ना कि जनता का एक अपना मूड है, और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुल के लड़ रहे हैं, गुपचुप लड़ रहे हैं। और जो एक माहौल इन्होंने नरेटिव जाट नॉन जाट का सेट किया था, तो कहीं ना कहीं देखो पॉपुलेशन ज्यादा है जाट की, हरियाणा में ही जाट मुख्यमंत्री नहीं है तो झारखंड में बनाएंगे, तो वो सेंटीमेंट कहीं घूम फिर की तरफ जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी आने के बाद और भी तो बहुत जाट हैं, और भी तो एमएलए निकल के आएंगे। ये कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी से भी सीख रहे हैं कि हाई कमांड, जैसे 2008 में भजनलाल का 67, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निकाल के कुर्सी पे बैठा दिया। ऐसे ही बहुमत आने के बाद कितना बहुमत आता है, परसेंट आता है, कंफर्टेबल आता है, कोई की गुंजाइश नहीं रहती, उस हिसाब से वो हुड्डा को भी, सुरजेवाला को भी और शैलजा को भी, सबको दरकिनार करके कोई नए चेहरे को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बात इन तीनों को भी पता है, लेकिन क्योंकि माहौल के मुताबिक अब ये अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस लीगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी जी, जैसा आपने कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने अपना मूड निर्धारित कर लिया है कि किसके पक्ष में उन्हें मतदान करना और किसकी सरकार में हरियाणा में देखना चाहते हैं। तो जैसा आप तीनों जो हमारे अतिथि हैं, बड़े स्पष्ट रूप से आपने पूरे हरियाणा चुनाव की व्याख्या की है, उसको परिभाषित किया है कि हरियाणा का जो जनता है, जो जनमानस है वहां का, वह क्या सोच रहा है, कौन से मुद्दे उसके लिए महत्वपूर्ण है, किन मुद्दों पर वह वोट करने जा रहा है। और बीजेपी की चिंता यही है कि सरकार में 10 साल से रही है वह, तो लगातार मुद्दे उसके सामने चुनौती बनकर खड़े हुए हैं और जनता का मूड कहीं ना कहीं उनके लिए और चिंता उनकी बढ़ा रहा राजनीतिक रूप से। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं संतोष जी का, केवी पंडित जी का और नरेश जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के पास समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।